हाँ बेटा नमस्कार। आज अपन अगला बायोलॉजी का 11th क्लास का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो 11th क्लास के बायोलॉजी के लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 2 में चल रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में भी अपन पढ़ रहे थे पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली, जो दी गई है किसके द्वारा, HR विटेकर के द्वारा। ओके, अब इसमें हमने पंच जगत में 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जिनमें से हमने 2 जगतों को पढ़ लिया। कौन कौन से? मोनेरा को और प्रोटिस्टा को। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं नंबर 3, जगत फंजाई। ठीक है, हालांकि ये तीसरा जो जगत है अपन ने थोड़ा सा शुरू भी कर लिया था, लेकिन इसको दोबारा से यहीं से शुरू करते हैं। इसके जो विशिष्ट लक्षण होते हैं जगत फंजाई के, जिन लक्षणों के आधार पर HR विटेकर ने इसको अलग से वर्गीकृत किया है, अलग से इसका जगत बनाया है, उन लक्षणों को देखते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि फंजाई जगत कवक या फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी जो फफूंद लगती है, जो कवक होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? फंजाई कहलाते हैं। फफूंद आपने देखी होगी, कई बार क्या है 2-3 दिन के लिए अगर रोटी पड़ी रह जाए तो उस पर फफूंद लग जाती है। अचार वगैरह खाने के सामान है ना, लकड़ी वगैरह जो वैसे गीले जगह पर पड़ी रहती है, उनमें फफूंद लगती है। तो वो फफूंद या कवक ही क्या कहलाते हैं? फंजाई कहलाते हैं। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट क्या है? ये जीव कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक संरचना होती है इनकी। संरचना युक्त होते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स हैं ये जगत फंजाई के। पहला की पॉइंट ध्यान रखना है, फंजाई को ही क्या कहते हैं? कवक या फफूंद। दूसरा पॉइंट, ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं और इनकी कोशिका संरचना कैसी होती है? यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। नंबर 2। अब आ गया नंबर 3, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है, जो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन प्रोटीन है, उसकी बनी होती है। नंबर 4, ये परजीवी मृतोपजीवी या सहजीवी
होते हैं। ठीक है, अब इसमें अधिकांशतः ये परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। सहजीवी के कुछ ही उदाहरण हैं, जैसे लाइकेन, एक और उदाहरण माइकोराइजा, ये इसके सहजीवी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो परजीवी, मृतोपजीवी या कैसे होते हैं, सहजीवी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात ये स्वपोषी नहीं होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, एच.आर. विटेकर के द्वारा फंजाई के लिए अलग से जगत बनाने का कारण भी यही था। पहले ये पादप जगत में रखे थे, किसने, कैरोलस लीनियस ने, लेकिन एच.आर. विटेकर ने इनका अलग जगत बनाया। उसका कारण क्या था कि अधिकांश जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन कवक स्वपोषी नहीं होते, इसलिए इनको हरे पौधों से अलग जगत एच.आर. विटेकर ने बना दिया और नाम क्या दे दिया, फंजाई। ठीक है, अगला पॉइंट पांचवा पॉइंट यहीं से निकालेंगे अपन। अगर ये स्वपोषी नहीं है, है ना, अगर फंजाई स्वपोषी नहीं है तो इनमें क्या होगा, इनमें लवक अनुपस्थित होंगे। लवक कैसे होंगे, अनुपस्थित होंगे। अगर मान लीजिए ये स्वपोषी होते तो लवक भी पाए जाते, है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, लवक में। कौन से लवक में, हरित लवक में, है ना। आगे ये तो इनकी संरचना और पोषण हो गया। अपन छठवां पॉइंट कहाँ लेंगे अपन, अब अपन आते हैं किस पर, जनन पर। इनमें जनन कायिक, अलैंगिक एवं लैंगिक विधि द्वारा होता है। ठीक है, कायिक जनन की जो प्रक्रिया हैं उनमें 2-3 प्रमुख हैं, जैसे खंडन, विखंडन, मुकुलन। ये विधियां किसकी हैं, कायिक जनन की। अलैंगिक जनन के दौरान इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, जैसे कॉनिडिया, है ना। और लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो इसमें 2 केंद्रकों के संयुग्मन के द्वारा संपन्न होती है। अब लैंगिक विधि जो होती है इसकी वो कुछ अलग प्रकार से होती है। कैसे, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक जनन तीन चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होता है, 3 चरणों में। वो 3 चरण कौन कौन से हैं, वो 3 चरण, ए, प्लाज्मोगेमी, बी, कैरियोगेमी, सी, अर्धसूत्रण। ये 3 चरण हैं किसके, लैंगिक जनन के। किसी भी कवक में यदि हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो उस लैंगिक जनन को इन 3 चरणों में पढ़ा जाएगा। इन 3 चरणों में होता क्या है, देखिए,
मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये एक कोशिका और ये दूसरी कोशिका, दो कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इन दोनों कोशिकाओं का क्या होगा, संयुग्मन होगा। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संयुग्मन आवश्यक होता है। संयुग्मन हुआ, ये मान लो n और ये भी कैसी है n, तो इससे क्या बनी, एक कोशिका बन गई जिसमें कितने केंद्रक उपस्थित हैं, दो केंद्रक उपस्थित हैं, है ना। अभी केवल किसका संलयन हुआ है, कोशिका द्रव्य, दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का संलयन हुआ है, केंद्रकों का नहीं हुआ है। ये केंद्रक ये रहा और ये केंद्रक ये रहा। अब ये कैसी कोशिका बन गई, द्वि केंद्रकी। यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया कहलाती है प्लाज्मोगेमी, पहला स्टेप दिस, ठीक है। यानी प्लाज्मोगेमी का अर्थ क्या हुआ, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का संलयन क्या कहलाता है, प्लाज्मोगेमी कहलाता है। यही हुआ है अभी तक, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का संलयन हुआ और एक कोशिका बन गई जिसमें केंद्रक कितने हैं, दो केंद्रक हैं, ये दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, फिर से संयुग्मन होगा। अब संयुग्मन किसका हो रहा है, केंद्रकों का। एक केंद्रक बन गया, ठीक है। यहाँ अगुणित केंद्रक थे दोनों, अब दोनों संलयित हो गए, केंद्रक कैसा हो गया, ये 2n, इसको कहते हैं कैरियोगेमी। ये सेकंड स्टेप है, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी द्वि केंद्रकी कोशिका के दोनों अगुणित केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है, कैरियोगेमी। वही हुआ है यहाँ पे, दो अगुणित केंद्रक, ये अगुणित और ये भी अगुणित यहाँ थे। कोशिका कैसी है, द्वि केंद्र की, दो केंद्रक उपस्थित हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं द्वि केंद्र की कोशिका के दोनों अगुणित केंद्रकों का क्या हो गया, संलयन हो गया। क्या बन गया, द्विगुणित, क्या बन गया, केंद्रक। अब आता है अर्धसूत्रण। ध्यान देना, जो फंजाई होती हैं वो कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड। यानी अब इससे नई जो फंजाई बनेगी वो अगुणित बननी है, क्योंकि फंजाई अगुणित होती हैं। और केंद्रक कैसा है, द्विगुणित है। तो द्विगुणित को अगुणित करने के लिए क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो स्टेज कौन सी आ जाएगी, अगुणित आ जाएगी, इसी को कहते हैं अर्धसूत्रण, ठीक है। तो इस तरीके से फंजाई में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। प्लाज्मोगेमी यहाँ से यहाँ तक, कैरियोगेमी यहाँ से यहाँ तक, और अर्धसूत्रण द्विगुणित से अगुणित अवस्था प्राप्त करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो ये अपना तीसरा जगत जिसका नाम है फंजाई, इसको पंचजगत प्रणाली में तीसरे क्रम पर रखा गया है और ये इसके विशिष्ट लक्षण हैं। विशिष्ट लक्षणों में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली, फंजाई को कवक या फफूंद भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी, संरचना कैसी है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कैरोलस लिनियस ने इसको पादप समूह में रखा था और पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो अपन कोशिका भित्ति तो लिखेंगे ही। केवल यहाँ ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति इनकी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ध्यान रखना है, ये स्वयंपोषी नहीं होते,
इसी आधार पर ये अलग जगत बना है इनका। स्वयपोषी नहीं होते, स्वयपोषी नहीं होते इसका मतलब लवक अनुपस्थित होते हैं। फिर इनमें जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों विधियों से होता है। और लैंगिक जनन में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप में लैंगिक जनन इनका पूर्ण होता है। 3 स्टेप। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो शब्द किसके लिए लिया गया है? साइटोप्लाज्म के लिए। तो प्लाज्मोगैमी का मतलब इसको कोशिका द्रव्य लयन भी कहते हैं। 2 कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का संलयन, केवल कोशिका द्रव्य का, केंद्रकों का नहीं। जब 2 कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य संलयित होगा तो ये एक कोशिका बनेगी जिसमें केंद्रक कितने होंगे? 2। अब द्विकेंद्र की कोशिका के जब दोनों एगुणित केंद्रक संलयित होकर के द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं तब इस प्रक्रिया को कहेंगे कैरियोगैमी। इसको कहते हैं केंद्रक लयन हिंदी में। और अर्धसूत्रण, चूंकि फंजाई एगुणित होते हैं तो इससे जब नई फंजाई का निर्माण होगा तो एगुणित अवस्था के लिए, क्योंकि ये द्विगुणित हो गया कैरियोगैमी के द्वारा, अब एगुणित अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। और उस अर्धसूत्री विभाजन के कारण यह अवस्था कौन सी आ जाएगी? एगुणित आ जाएगी। तो ये आपके तीसरे जगत के की पॉइंट्स आपको बता दिए, आपको समझा दिए। अब इसके बाद में पंच जगत प्रणाली का जगत नंबर 4, 4th किंगडम या चौथा जगत है, उसका नाम है प्लांटी। ठीक है, प्लांटी जगत में HR विटेकर ने समस्त हरे स्वयपोषी पौधों को रखा है। किसको रखा है? समस्त हरे स्वयपोषी पौधों को HR विटेकर ने चौथे जगत प्लांटी में सम्मिलित किया है। तो अपन अगले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में अपन किसको पढ़ेंगे? प्लांटी जगत को। इसी तरीके से उसके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इन 3 जगतों को अच्छी तरह से पढ़ लो और अपना नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें अपन HR विटेकर की पंच जगत प्रणाली के चौथे जगत प्लांटी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।